हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपने जीवन से जुड़ी, अपने स्कूल से जुड़ी, अपने परिवार से जुड़ी और विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य से जुड़ी अवेयरनेस या जागरूकता पर बहुत अच्छे से कार्य कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और इसी के आधार पर जब हम रहते हैं फिट तभी तो होते हैं हिट। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या का विशेष रूप से ध्यान देना होगा और साथ ही साथ उठने का समय, जागने का समय, खेलने कूदने, व्यायाम, मनोरंजन सब कुछ जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ किताबी कीड़े बनकर रह जाएं और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ खेलते कूदते ही रहें। ऐसा नहीं है सिर्फ हम आलस्य के शिकार हो जाएं या फिर हम सिर्फ और सिर्फ अपने काम के प्रति इतने गंभीर हो जाएं कि जापानीज जैसा हाल हो जाए। आपको पता है ना जापान में किस तरह से लोग, बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि वे चलते नहीं है, दौड़ते हैं, बोलते नहीं है, बकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम सब कुछ आज ही कर लें। इसलिए वहां पर मानसिक पीड़ितों की संख्या विश्व भर में या दुनिया भर में सबसे अधिक कहां मिलते हैं? जापान में। ठीक है, तो हम हैं इंडियंस, हम भारतीय हैं, भारतीय होने पर हमें बहुत गर्व है और भारतीय जो हैं वो हर एक मौसम को सहने की शक्ति रखते हैं, हर एक परिस्थिति का सामना करने की शक्ति रखते हैं। तो इसी शक्ति के साथ, इसी सामर्थ्य के साथ एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। लेकर आई हूं आज आपकी पाठ्य पुस्तक गोधुली। ऑफ कोर्स हम कक्षा 10वीं की गोधुली और पाठ 6 हम कर चुके हैं। पाठ काव्यखंड की मैं बात कर रही हूं। काव्यखंड हमने स्टार्ट किया, कविता 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस वीडियो में आप देखेंगे आपकी ही पाठ्य पुस्तक पाठ 7 है, नाम है हिरोशिमा। आपने अवश्य हिरोशिमा शब्द तो जरूर सुना होगा। इनके कवि हैं, अब यहां पर शॉर्ट में लिखा है साही वात्स्यायन अज्ञे। क्या कोई बता सकता है इनका पूरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी लिखो, क्या है इनका? साही वात्स्यायन अज्ञे। साही मीन्स क्या? चलिए बता देती हूं, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ये आधुनिक कवि माने जाते हैं, ये वर्तमान युग के कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जन में जागृति का एक ऐसा फैलाव किया कि जन जन में जागृति की चेतना उमड़ उठी। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं हिरोशिमा, आपको पता ही है कि किस तरह से अमेरिका द्वारा जापान जैसे शहर में ऐसा अणु बम फेंका गया था जिससे वहां की हालत, वहां की स्थिति, वहां के जनजीवन तहस नहस हो गया था। या यूं कहें कि वो एक हृदय विदारक जो घटना थी, उसका नाम लेते ही या उसके बारे में सुनते ही ऐसे नाम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओके, चलो एक और मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू भी देना चाहूंगी। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ वीडियोस देखते हैं, कमेंट भी देते हैं। तो आप सभी के लिए एक बार मैं जोरदार तालियां बजाती हूँ। लाली वर्मा मैडम आप सभी का हृदय से स्वागत करती हैं। इसी तरह से बने रहना मेरे साथ, ठीक है? और हर एक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करो ताकि किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। ओके, अब चलते हैं हम सबसे पहले कवि परिचय की ओर। जानते हैं सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि उनका जन्म कहां हुआ, मृत्यु कहां हुई, माता पिता कौन थे, किस तरह की रचनाएं वे करते थे और कौन कौन से पुरस्कारों से नवाजे गए। आइए देखिए, सबसे पहले तो हम मुस्कुराते हुए चेहरे को नमन करते हैं, अनुभवी हिंदी साहित्यकार को नमन करते हैं। और हम तो यूं ही हमेशा यही कहते हैं कि हिंदी के हर एक कवि, हर एक रचनाकार, हर एक इतिहासकार, उपन्यासकार, कहानीकार, कथाकार, गद्यकार, सभी रचनाकारों को कोटि कोटि नमन करते हैं जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से, अपनी कल्पना के माध्यम से, अपनी चेतना के माध्यम से और अपनी यथार्थवादी सोच के माध्यम से हम सभी को एक नई दिशा प्रदान की या हमारी जो राज्य भाषा है, राजभाषा हिंदी, उसको ऊंचाइयों तक ले गए। अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 कब हुआ? 7 मार्च 1911 में कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। किंतु उनका मूल निवास करतारपुर, पंजाब था। जन्म कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश में। मूल निवास कहां? पंजाब। अज्ञे जी की माता वयंती देवी और पिता
डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात पुरातत्वविद थे। आज्ञे जी की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई। उन्होंने मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बीएससी 1929 में फॉरमन कॉलेज लाहौर से और एमए अंग्रेजी भी लाहौर से ही किया। आगे बहुभाषाविद थे। बहुभाषाविद मतलब बहुत सारी भाषाओं के विद्वान, कई भाषाओं की जानकारी रखने वाले। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। देखो जरा कौन कौन सी भाषाएं थी, देखो संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल और लिखा है आदि, मतलब और भी भाषाओं का ज्ञान। जय हो। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। देखिए उनकी पहचान, देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि के रूप में उनकी पहचान हुई, कथाकार के रूप में भी उनकी पहचान हुई, विचारक के रूप में भी उनकी पहचान हुई और पत्रकार के रूप में भी उनकी पहचान हुई। धन्य है आप, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि धन्यवाद। उनकी प्रमुख कृतियां काव्य में, काव्य पता है ना आपको, हिंदी साहित्य में गद्य विधाएं, काव्य विधाएं, ठीक है। तो काव्य कौन कौन सी थी, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा आदि। कहानी संग्रह, अभी हमने क्या देखा, काव्य कविताएं, अब हम देख रहे हैं कहानी। बिपथका, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां आदि। उपन्यास, शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यात्रा साहित्य, अरे यायावर रहेगा याद। अच्छा एक शब्द आया यहां पर, यायावर, क्या आपको पता है यायावर का अर्थ क्या होता है? यायावर का अर्थ होता है घूमने वाला, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का, जो घूमकर रचनाएं करते हैं, या जिनमें नहीं कहते कि यायावरी प्रवृत्ति के हैं, वो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के हैं, ठीक है। एक बूंद सहसा उछली, निबंध, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती आदि। नाटक भी देखिए, उत्तर प्रियदर्शी। धन्य है आपकी रचनाओं से ही इतना हम पढ़ रहे हैं। संपादित ग्रंथ, ग्रंथ भी लिखे हैं जिन्होंने, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करणी, रूपांबरा आदि। अब देखिए यहां पर जो रचनाएं हैं, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, क्या आपको पता है सप्तक किसे कहते हैं? किसी को पता है सप्तक? सप्तक तो 7 स्वरों के मेल को कहते हैं जो संगीत में रहता है। और 7 स्वर कौन से होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। संगीत में सुना है ना, म्यूजिक की क्लास लगती होगी कभी, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, ये सप्तक। अब यहां पर लिखा है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। इसमें क्या बताया है? ये संगीत की और गहराई, या उन्होंने अपने तरह से, तार सप्तक क्या होता है? 3 सप्तक प्रमुख होते हैं। सबसे पहला मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद सप्तक मीन्स एकदम मतलब लो पिच जिसको कहें हम की, सा रे गा मा पा धा नी सा, मंद था ये, एकदम लो पिच, ठीक है। अब थोड़ा मध्य मतलब मिडिल वाला, सा रे गा मा पा धा नी सा, मध्य। तार सप्तक हाई पिच, एकदम ऊपर वाला, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने जो रचनाएं की थी वो तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करणी, रूपांबरा आदि। आज्ञे ने अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की और अनेक ग्रंथों के अनुवाद भी किए। विदेश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ,
हो माय गॉड, युगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। अज्ञे हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। 7 कवियों का चयन कर उन्होंने तार सप्तक को पेश किया और बताया कि कैसे प्रयोग धर्मिता के द्वारा बासीपन से मुक्त हुआ जा सकता है। उनमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों और नवाचारों की बहुलता है। अब देखिए यहां पर कुछ दृश्य, यहां पर या कुछ आप इमेजेस देख सकते हैं कि आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी देखा होगा, समाचार पत्रों में देखा होगा, टेलीविजन पर देखा होगा कि हिरोशिमा पर जब अमेरिका द्वारा बमबारी, अणु बम, एटम बम फेंका गया था तो पलक झपकते ही वहां की हालत, वहां का जनजीवन, वहां का पूरा वातावरण ऐसा हो गया था मानो कि ये क्या है। अज्ञे जी ने अपने अनुभवों और अनुभूतियों को यहां पर हमारे समक्ष इस कविता के रूप में साझा किया है। ठीक है, साझा, शेयर जिसमें कहते हैं ना, अपने व्यूज शेयर कीजिए, तो अपने अनुभवों को साझा किया है उन्होंने इस कविता के माध्यम से। ऐसी स्थिति थी कि क्या बताएं, मतलब अस्पताल पूरी तरह खचाखच भर गए थे। पत्थरों पर जब वो अणुबम और उसकी रेस जो आई ना, तो मान लीजिए कोई खड़ा था, पत्थर पर कोई खड़ा था या पत्थर से छुपकर कोई खड़ा था कि मैं इसकी ओट में खड़े हो जाऊं तो शायद बच जाऊंगा उन खतरनाक किरणों से, लेकिन वो किरणें इतनी खतरनाक थी, इतनी तेज थी कि आदमी को वहीं जलाकर खाक कर दिया और पत्थर पर उनकी मानो प्रतिलिपि या छवि रह गई हो। जब लेखक, मतलब जब कवि वहां पर गए तो उन्होंने वहां की जो हालत देखी, ट्रेन में बैठे सफर करते करते उन्होंने ये कविता लिखी। साथ ही जब अस्पतालों में उन्होंने देखा कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी, वहां पर ऐसा माहौल था जैसा कि शमशान घाट हो। अस्पताल की जो स्थिति थी वो बहुत खतरनाक थी, बहुत ही हृदय विदारक थी। कवि ने अपने अनुभव और अनुभूतियों को साझा करते हुए यही बताया है। अब मैं पहली बात तो ये बता दूं आपको कि अनुभव और अनुभूति में अंतर क्या है। देखिए, अनुभव जो है, अनुभव को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस। मतलब हमने क्या क्या देखा, मान लीजिए हमने अस्पताल में देखा, ठीक है। अब अनुभूति की जो भी वहां पर हैं उनके साथ क्या हुआ होगा, कैसे उन्होंने उस दुर्दांत घटना का सामना किया होगा और अब क्या होगा। परिवार के 2, 4, 6 जितने भी सदस्य होते हैं, जब वो ठीक होकर जाएंगे अपने घर तो उनको घर में कोई मिल पाएगा, उनके सदस्यों से उनकी भेंट हो पाएगी, और जब नहीं हो पाएगी तो उनका मतलब उनकी जो स्थिति होगी वो कैसी होगी। वो सोचेंगे कि मैं क्यों बच गया, मैं भी क्यों नहीं चला गया उन्हीं के साथ। अनुभूति मतलब आगे और बाद का थोड़ा सा उससे रिलेटेड सोच लेना। जैसा किसी की इस तरह की स्थिति देखकर, अस्पताल में मृतकों की स्थिति देखकर, घायलों की स्थिति देखकर ये अंदाजा लगाना, अंदाजा मतलब उसी से रिलेटेड कि कैसे इन्होंने सहा होगा, और भविष्य के बारे में कि क्या करेंगे ये, जब उन्हें पता चलेगा कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है तो वो कैसे रहेंगे इस जीवन में। तो वो अनुभूति है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने इस कविता में यही अनुभूति प्रकट की है कि किस तरह से वहां की जो घटना थी, वहां का जो दुर्दांत जो सीन था या दृश्य था, वो मानो ऐसा लग रहा था कि ये हो कैसे सकता है, कैसे सामना किया होगा जापान जैसे छोटे से देश ने। आइए देखते हैं
सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम किसी, जैसे आपको हमेशा मैं बताती आती हूं ना कि हमारे जो भाषा है उसके मुख्य 4 उद्देश्य होते हैं, LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग और LSR रीडिंग, देन W मीन्स राइटिंग। सबसे पहला होता है हमारा श्रवण कौशल या सुनने की कुशलता। जितने अच्छे से हम सुनेंगे उतने अच्छे से हम बहुत आराम से अपने आगे के कार्यों को कर सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान से सुनना है और ध्यान इधर ही देना है, ठीक है। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी है, वार्निंग भी है। देखिए क्यों है कि कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है, मतलब जो खुद भीषण मतलब भयंकर, जो भयंकर दुर्घटना हुई सिर्फ उसका ही प्रमाण नहीं है, साक्ष्य मतलब सबूत या प्रमाण, ठीक है। सिर्फ उस मानवीय दुर्घटना का ही सबूत नहीं है, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उपजते संकट की आशंकाओं से भी जुड़ी है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने, ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा है कि ये कोई पास्ट में जो हो चुकी ना दुर्घटना है, सिर्फ उनका ही सबूत नहीं है, उनको ही यहां पेश नहीं किया जा रहा है, बल्कि आणविक आयुध मतलब जो एटम बॉम्ब बन रहे हैं, तरह तरह के हथियार, तरह तरह के औजार जो बन रहे हैं, और आज की वैश्विक मतलब ग्लोबली यदि देखा जाए तो राजनीति में किस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं, राजनीति में धस कर फंस कर लोभ मोह लालच में आकर व्यक्ति दूसरी जो अगेंस्ट में उनके जो पार्टी रहती है उसके विरुद्ध क्या क्या षड्यंत्र करता है, उसका भी ये जीता जागता उदाहरण है। कि ऐसा नहीं है कि जो हो चुका वो अब नहीं होगा, क्योंकि जो हो चुका होता है उससे जिस तरह का माइंड रहता है, जिस तरह की सोच रहती है, उसी तरह से और भी कुछ बातें ग्रहण कर ली जाती हैं। तो राजनीति से उपजते संकट की आशंकाओं से भी जुड़ी है कि और भी संकट इससे संबंधित हो सकते हैं। तो किस तरह से हमें आपसी सद्भाव के साथ, आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना है, सब में भाईचारे की भावना को विकसित करना है। आधुनिक कवि अज्ञेय जी की प्रस्तुत कविता उनकी समग्र कविताओं के संग्रह सदा नीरा, समग्र मतलब सभी जो कविताएं हैं वो सदा नीरा में संकलित है उनकी, ठीक है, कंपाइल्ड है उनकी, कौन सी में, सदा नीरा। ये याद रखिएगा, अज्ञेय जी की जो सारी कविताएं, संपूर्ण काव्य संग्रह सदा नीरा में संकलित है। आपसे जब भी कभी कविता से रिलेटेड, अज्ञेय जी की कविता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि उनकी ये कविता कहां से ली गई है, तो सदा नीरा से। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय द्वारा रचित हिरोशिमा शीर्षक कविता मानवीय विभीषिका का सजीवात्मक चित्रण करती है। किस तरह से मानव ने वो सहा, किस तरह से उसकी हालत हुई, वो घटना, वो दुर्घटना, वो स्थिति, वो सजीव चित्रण करती है। मतलब ऐसा लगता है कि बस हम लाइव उस चीज को देख रहे हो। अज्ञेय जी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रखर कवि, प्रखर का अर्थ होता है तीक्ष्ण, विलक्षण प्रतिभा के धनी, बुद्धि एकदम माइंडेड, ठीक है, कथाकार, विचारक और पत्रकार हैं। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है। 7 कवियों का चयन कर उन्होंने तार सप्तक प्रस्तुत किया, सिद्ध कर दिया कि प्रयोग धर्मिता के द्वारा बासीपन से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। अब यहाँ उन्होंने, जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं, अभी मैंने बताया था ना आपको, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर होते हैं संगीत में। तो उन्होंने कविताओं के क्षेत्र में 7 कवियों का चयन कर तार सप्तक प्रस्तुत करके यह सिद्ध कर दिया कि प्रयोग धर्मिता के द्वारा बासीपन से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। अर्थात बासीपन मतलब समझते हो, बासीपन मतलब जो हो चुका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि जो हो चुका वो दोबारा नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ, हम उससे ये सीख जरूर लेते हैं कि जो भी खतरनाक, जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं बीत चुकी हैं, तो उनसे भविष्य में यदि कुछ इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं आ जाएं हमारे सामने, तो हम उनका सामना किस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए कोई हमारे मतलब कोई भी अनुभव है, हमें उससे पहले अनुभव नहीं हुआ, मान लीजिए आप क्लास के मॉनिटर बन गए, ठीक है,
हाँ, आप इसे कह रही हूँ, आप मान लो क्लास के मॉनिटर बन गए और इससे पहले कभी आपने मॉनिटरशिप नहीं की, तो अब आप सोचोगे अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब आप आते जाएंगे तो अनुभव आपको प्राप्त होता जाएगा और नेक्स्ट क्लास में आप स्वयं कहेंगे कि यस आई कैन डू मॉनिटरशिप, ठीक है। तो आप रेडी हो जाएंगे, आप तैयार हो जाएंगे। तो उन्होंने इसके माध्यम से यही बताया कि हम भविष्य में आने वाली जो दुर्घटनाएं हैं या कुछ ऐसे अकस्मात या अचानक या सडन जो हो जाता है, उससे किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है और या किस तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखकर उसका सामना करने के योग्य किया जा सकता है, ठीक है। ये उन्होंने बताया। प्रस्तुत कविता में कवि आज की वैश्विक राजनीति से उपजते संकट और आशंकाओं को भी प्रदर्शित किया है उन्होंने कि राजनीति, पहली बात तो राजनीति का अर्थ क्या लगता है आपको, क्या है राजनीति? मतलब ऐसी नीति या कूटनीति, ऐसी नीति जिस पर चलकर राज किया जाए। राजनीति का अर्थ भोली भाली जनता को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर सत्ता प्राप्त करना, एक तरफ से, ठीक है। अब दूसरी तरफ से प्रजातंत्र, लोकतंत्र, हमने लोकतंत्र कविता भी पढ़ी ना, तो किस तरह से लोकतंत्र के माध्यम से जनता द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि को उस आसन पर बिठाया जाता है, उस गद्दी पर बिठाया जाता है, लेकिन अब उस गद्दी पर बैठकर उसकी मानसिक स्थिति किस तरह से पलट या रुख ले लेती है वो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। बहुत से लोग कुर्सी पाते ही तुरंत अपना रूप बदल लेते हैं, गिरगिट की तरह अपना रंग बदल देते हैं, कौन तुम कौन मैं, होंगे कोई, और जब तक वोट नहीं मिला था तो जय हजूरी कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, जय राम जी की, नमस्कार, खुदा हाफिज, तरह तरह के संबोधन दे रहे हैं। लेकिन कुर्सी प्राप्त होने के बाद कौन तुम कौन हम नहीं जानते, क्योंकि अब तो पैसा पैसा करना है, ऐसा हो जाता है। तो राजनीति को कवि ने इसलिए यहां पर लिखा है कि राजनीति से उपजते संकट और आशंकाओं को भी इस कविता में प्रदर्शित किया है उन्होंने इस कविता के माध्यम से। आज दुनिया आणविक आयुधों को जमा करने में लगी है, किस तरह से शक्तिशाली हो जाए। हर देश यही कोशिश कर रहा है कि जितने मेरे पास हथियार होंगे, जितने मेरे पास औजार होंगे, उतना ही मैं अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। मतलब वो कहीं ना कहीं युद्ध को आमंत्रित कर रहे हैं या कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को वो निमंत्रण दे रहे हैं। विश्व में छाया काले त्रासदी के बादल ये संकेत कर रहे हैं कि कभी विभत्सकारी रूप ले सकते हैं, मतलब कभी भी विभत्सकारी रूप ये ले सकते हैं, ऐसा भयंकर सा रूप ये ले सकते हैं। हिरोशिमा इसी शक्ति का शिकार हुआ है। आज भी वहां की त्रासदी कण कण में प्रदीप्त दिख रही है। आज भी इतने वर्षों बाद भी हिरोशिमा में ऐसा लगता है मानो अभी कल की ही बात है, क्योंकि वहां का जन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और शायद जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जापान के लोग अमेरिका जैसे शहर से होड़ करने में लगे। अब क्या करें, क्योंकि वो एक ऐसी घटना, एक दुर्घटना का साक्ष्य बन चुके हैं, प्रमाण बन चुके हैं कि वो अब चाहते हैं कि हम भी शक्तिशाली बने। इसलिए कोई चैन से सोता ही नहीं है, कोई चैन से बैठता ही नहीं है, चैन की सांस तक नहीं लेते हैं, क्योंकि वो देख चुके हैं ना वो दुर्घटना। उनके इस तरह से फास्टर मूवमेंट में रहने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। अब जिनको ये कारण नहीं पता वो कहेंगे क्या मूर्ख व्यक्ति हैं, इतने बड़े देश से इतना सा छोटा देश भला कैसे तुलना कर सकता है, कैसे कंपैरिजन कर सकता है। लेकिन उन्होंने ये घटना सही है, उन्होंने ये दुर्घटना को देखा है, वे इसके प्रमाण हैं कि किस तरह से अमेरिका द्वारा उन पर बमबारी की गई थी और वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इसलिए वो आज या आधुनिक या वर्तमान युग में उससे होड़ करने में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह से भविष्य में यदि कुछ ऐसी घटना या दुर्घटनाएं हुई तो हम कम से कम उसका सामना तो कर सकें। यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो जैसा हो चुका है वैसा दोबारा भी हो सकता है। इसलिए संभवतः वे इस तरह से कर रहे हैं। आज भी वहां की त्रासदी कण कण में प्रदीप्त है। अमेरिका द्वारा गिराया गया बम साधारण शक्ति वाला नहीं था, वह आग की गोली की तरह आकाश से उनर और पूरे हिरोशिमा को निशेष कर गया, कुछ नहीं बचा। निशेष मतलब जहां शेष कुछ बचे ही नहीं। आज भी उस त्रासदी का दंश वहां के वासी झेल रहे हैं। वहां के लोगों में आज भी वो दहशत भरी है, आज भी उनकी आंखों में वो डर है, वो भय है जो कि उनके पूर्वजों ने झेला है। इसलिए वहां के लोग अब चैन की सांस नहीं लेते हैं और
24 घंटे सिर्फ और सिर्फ काम 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 में लगे रहते हैं। मानव द्वारा निर्मित वह सूरज मानव को ही जलाकर राख कर गया। मानव द्वारा निर्मित वह सूरज, देखो, मानव द्वारा निर्मित सूरज, क्या सूरज का निर्माण मानव के द्वारा किया गया है? लेकिन ये सूरज यहां पर किसे कहा है? अणु बम को, एटम बम को, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से सूरज का ताप या सूरज की गर्मी सह रहती है, उसी तरह से जब वो अणु बम फेंका गया हिरोशिमा पर, तो सब कुछ जलकर एकदम खाक हो गया। यही इसमें बहुत अच्छे से कवि ने बताया है। अब हम पढ़ेंगे काव्यांश, ठीक है। काव्यांश को ध्यान से सुनिएगा, जिसके माध्यम से आपको एक एक पंक्तियां जब सुनोगे तो समझ में आएगी। लिखा है, एक दिन सहसा, सहसा मीन्स अचानक, एकदम सडनली क्या हुआ, सब आराम से अपने अपने कार्यों में लीन थे। एक दिन सहसा सूरज निकला। अब हम सोचेंगे एक दिन सहसा सूरज निकला, क्या वहां कभी सूरज नहीं निकलता? अरे बाबा, ये सन या सूरज या पूर्व से जो उदय होते हैं उस सूरज की बात नहीं की गई है। यहां पर ये सूरज है अणु बम, एटम बॉम्ब, ठीक है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक। इसलिए लिखा है वहां पर कि सूरज क्षितिज से नहीं निकला। कहां पर से निकला? नगर के चौक। धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। अब कुछ समझ में आया कि कवि ने अपनी कलम, अपनी कल्पना, अपने अनुभव और अपने अनुभूति के माध्यम से कितने सुंदर शब्दों को पंक्तियों में पिरोकर हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है कि एक दिन सूरज निकला, लेकिन क्षितिज से नहीं। क्षितिज पता है ना आपको, वह स्थान, क्षितिज का ध्यान से सुनिए, क्षितिज एक ऐसा स्थान जहां पर हमें लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, एक होते नजर आते हैं। तो जब पूर्व उदय से हम देखते हैं पूर्व दिशा में, ऐसा लगता है ना सूरज उग रहा है, हाँ क्षितिज से ही आ रहा है, जहां जमीन और आसमान एक मिलते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ सूरज जमीन क्षितिज से नहीं निकला, नगर के चौक में, क्योंकि जो बमबारी हुई तो वो बीचों बीच हुई थी। अब निकली धूप बरसी, लेकिन वो भी अंतरिक्ष से नहीं। कहां से निकली धूप? वो निकली मिट्टी से, क्योंकि जब अणु बम फेंका गया अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर, तो वहां से जो धुआंधार हुआ, आग सी बरस पड़ी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो वो वहां कोई क्षितिज या अंतरिक्ष में धूप नहीं बरसी, जिससे धूप के ताप में भी हम कैसे कहते हैं अरे कितनी धूप है, हम जल रहे हैं। लेकिन जो अणु बम था वो इस कदर था कि लोगों का पल भर में ही राख हो गए, पता ही नहीं चला कि आखिर क्या हुआ। ध्यान से सुनिए कि ये बात कब की है? ये बात है 6 अगस्त सन 1945 की। मतलब हमारे भारत देश को आजादी मिलने से 2 साल पहले 6 अगस्त सन 1945 का वो दिन था। उनके लिए वो दिन क्या था? वो तो उनके लिए ऐसा लगा जैसे यमराज स्वयं आ गए हों काल का ग्रास बनकर। कवि कहते हैं कि एक दिन सवेरे प्रकाश दिखाई पड़ा अचानक से। यह प्रकाश क्षितिज से निकलते सूरज का नहीं था। किसका था? बल्कि शहर के मध्य, मध्य मतलब बीचों बीच, अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का था। लोग गर्मी से जलने लगे। धूप की गर्मी नहीं थी, यह गर्मी बम विस्फोट से उत्सर्जित किरणों की थी। गर्मी फटी धरती की थी। पूरी तरह से जब वो बम गिरा तो धरती में मानो अंगारे फूटने लगे हों, और धूप क्या ऐसा जलाकर खाक कर दिया कि वहां जो मिट्टी थी ना वो भी काली पड़ गई। पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया वो देश, वो शहर हिरोशिमा। अगला है, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों 10 दिशा में। अब देखिए, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। जैसे जब हम कभी कहीं भी जा रहे होते हैं और धूप रहती है तो हमारी छाया रहती है ना, हमारे साथ रहती है ना, कि
अच्छा मतलब हो कितनी भी लंबी रात दिया बन जनते जाना रहे, मैं कभी एक और कविता सुनाऊंगी कि वहां पर जो छायाएं दिख रही थी वो कोई जो पूरब से उदय होता है सूरज उसके कारण उससे निकलती धूप के कारण छायाएं नहीं दिख रही थी। वो क्या थी? वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। एक ऐसा नगर हिरोशिमा जिसको कभी भी दुनिया में जब भी हिरोशिमा नाम आता है ना तो 6 अगस्त सन 1945 का वो दिन, वो दुर्दांत, वो समय तुरंत मस्तिष्क में आ जाता है कि कैसे सहा होगा उन्होंने। बीचों बीच नगर के जब बॉम्ब फेंका गया, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। अब यहां लिखा है काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों। आपने देखा है ना, सुना होगा कि सूर्य नारायण देवता हम नमन भी करते हैं, प्रातः काल कहते हैं ना वो नमन करना चाहिए। तो जब सूरज रथ पर चलता है, आपने सीरियल्स में देखा होगा, एक कर्म फलदाता शनि एक सीरियल आता था, है ना, और भी कई सीरियल्स देखे होंगे जिसमें आपने सूर्य को रथ पर सवार होते हुए देखा होगा और उनका जो रथ रहता है उस पर 7 घोड़े रहते हैं, आराम से जाते हैं वो। तो काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। ऐसा लगा जैसे उनका रथ, काल मतलब काल का अर्थ क्या है? मृत्यु, भय, ठीक है, एकदम काल बरस पड़ा। तो यहां पर यही लिखा है कि ऐसा लगा जैसे सूर्य के रथ के पहिए टूटकर चारों तरफ दसों दिशाओं में गिर गए हों और वो हिरोशिमा नामक शहर को तहस नहस काल ने स्वयं अपना उसको ग्रास बना लिया हो। कवि कहते हैं कि मनुष्य की छायाएं दिशाहीन हो गईं, प्रकाश छिटने लगा, लेकिन यह प्रकाश सूर्य का नहीं था बल्कि मानव की निशंसता का था, जिसमें मानवता झुलस रही थी। कवि कहते हैं कि यह नगर के मध्य में मृत्यु रूपी सूर्य के टूटे हुए अरे का ऐसा लगा जैसे कि सूर्य के जो रथ से टूट गए पहिए हैं उसका प्रकाश हो रहा हो, एकदम चकाचक, ऐसे खतरनाक खचापच, है ना। अथा बम फटते ही विध्वंसक पदार्थ मौत बनकर दसों दिशाओं में नाचने लगे। जैसे ही बम फटा तुरंत उसके जो कण थे वो पूरी दसों दिशाओं में बिखर गए और सारे शहर पलक झपकते ही, कब वो इतना अच्छा बसा बसाया शहर शमशान घाट की तरह बदल गया, पलक झपकते ही पता भी नहीं चला। इतनी दुर्दांत स्थिति थी 6 अगस्त सन 1945, याद रखिएगा। अगला है कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। अब ऐसा नहीं है कि पूरे 12 घंटे मतलब 24 घंटे का वो दिन है कि सूर्य उदय हुआ, फिर एक चक्र चलता है ना प्रकृति के अनुरूप, लेकिन वो सूर्य तो कुछ अलग ही था। कुछ क्षण पहले ही वो उदय हुआ, कुछ क्षण बाद ही वो अस्त हो गया, और इस उदय और अस्त के बीच का जो समय था वो हिरोशिमा के लिए, हिरोशिमा शहर पर काल बनकर टूट पड़ा। दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, ऐसा लगा जैसे वो दोपहरी सब कुछ सोख गई हो। फिर क्या हुआ? छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए। जैसे वहां पर मैंने अभी बताया था ना आपको, कुछ मान लीजिए कुछ पत्थरों को चुपचाप यहाँ पर खड़े थे कुछ मानव, तो वो ऐसे लगे जैसे कि उनकी ऐसा दिया है उनकी कि ऐसा लगा कि कोई मनुष्य उस पत्थर से टिक कर खड़ा था कि शायद मैं बच जाऊं, लेकिन वो
अणु बम और उसकी जो किरणें इतनी तेज थीं कि वो जलकर खाक हो गया। सिर्फ उसकी छवि इस चट्टान पर अंकित हो गई, रह गई। इसलिए लिखा है, छाया मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। सब भाप बनकर उड़ गए, सब स्टीम की तरह जलकर खाक बनकर उड़ गए। सिर्फ उनकी छवि ही अंकित रह गई है, झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। पत्थर भी झुलस गए, चट्टानें भी झुलस गई, तो मानव का क्या होगा? वही मानव जो अपने आप में जब सत्ताधारी हो जाता है, धन दौलत ऐशो आराम सब प्राप्त करता है, तो उसको क्या लगता है कि मैं हूं तो कोई है ही नहीं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। लेकिन मानव रूपी ये शरीर है, कुछ नहीं रखा है तो सिर्फ कर्म, धर्म, गुण, आचरण, चरित्र, पवित्रता। ये इसको यदि हम बनाए रखेंगे तो हम बहुत अच्छे से अपना जीवन जी सकते हैं और आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। पता नहीं क्या कब हो जाए, पलक झपकते ही हिरोशिमा में ऐसा कुछ हुआ कि लोगों का दिल दहल जाता है। कवि कहते हैं कि बम गिरने के बाद कुछ क्षण में ही विनाश लीला का दृश्य मंद पड़ने लगा। दोपहर तक सारी लीला खत्म हो गई। मानव शरीर भाप बनकर वातावरण में मिल गया। परंतु यह दुर्घटना आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों पर के रूप में निशानी है, क्योंकि पत्थर तक झुलस गए थे, सड़कें तक झुलस गई थी, और वो आज भी कितने 77 वर्षों के बाद भी वहां की सड़कें, वहां की चट्टानें आज भी गवाही देती हैं कि कितना दुर्दांत, कितनी खतरनाक वो समय था जब अमेरिका द्वारा बमबारी की गई थी। अगला है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। जैसा अभी मैंने बताया ना कि पत्थर पर मान लो कोई चुपचाप से खड़ा था और अब उसकी ये छाया, सिर्फ मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। किसने बनाए बॉम्ब, अणु बॉम्ब, एटम बॉम्ब किसने बनाए? मानव ने। तो सूरज किसको कहा है? बॉम्ब को। ठीक है। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया मानव की साखी है। अब कैसे पता चला कि मानव भाप बनकर उड़ गया? क्योंकि शिला पर, चट्टान पर कोई खड़ा होगा और वो जलकर भाप बनकर उड़ गया। सिर्फ उसकी छाया, सिर्फ उसकी छवि यहां पर रह गई। साखी मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह से मानव जलकर राख और भाप बनकर इस मानव निर्मित सूरज इनको निगल गया। इस खतरनाक दुर्दांत विभीषिका का कवि ने अनुभूति और अनुभव के साथ इस कविता की रचना की है। कवि कहते हैं कि मानव के द्वारा बनाया गया बम मानव को ही भाप में बदलकर मिटा दिया। पत्थर पर लिखी हुई वह जलती छाया अर्थात विकृत रूप मानव की नृशंसता का गवाह है। कि कहते हैं ना कि गड्ढा खोदोगे तो गड्ढे में खुद भी गिर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास शक्तियां हैं तो हम ही हमेशा विजेता हों। समय करवट बदल ले, कोई नहीं कह सकता कब क्या हो जाए, कब राजा रंक और रंक राजा बन जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए अपने मन में कभी भी अहंकार, घमंड जैसी भावना को स्थान मत देना। मैं हमेशा यही कहूंगी कि सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है। इसी मानवता के धर्म पर अपने आप को चलाए रखिए और अपने कर्म पथ पर हमेशा अडिग रहिए। दो पंक्ति मैं आपको सुनाती हूं। जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो भी आपने लक्ष्य तय किया है, अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद 11th में चूज कर लेंगे, तो उस रास्ते पर चलते रहना। क्योंकि जीवन में परेशानी आती हैं। हो कितनी भी लंबी रात दिया बन जलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया, सेवा में सभी की उसने है जन्म बिताया।
कोई कितने भी फल तोड़े उसे तो है फलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। बस अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, अपने सपनों को साकार करना और फ्री एजुकेशन के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहना, जो कि ना केवल आपको 8वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन ही फ्री देता है, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री देख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी चार्ज आपसे कभी नहीं लिया जाएगा। इसलिए शिक्षा से रिलेटेड चिंता फ्री हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए और बहुत अच्छे से फुल्ली फोकस्ड होकर लक्ष्य को एकदम एकाग्रचित करके एजुकेशन प्राप्त करते रहिए। अब जैसे आपको हिंदी मीडियम में वीडियोस देखना है, हिंदी में गणित के वीडियोस, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान, और हिंदी तो हमेशा हिंदी ही रहेगी, तो यू जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, ठीक है। और जिस भी विषय के आपको वीडियोस देखने हैं उस वीडियो से रिलेटेड आप टाइप कर दीजिए। मान लीजिए हिंदी का देखना है, अंग्रेजी का देखना है, विज्ञान का देखना है, गणित का देखना है, जिस भी विषय का। और साथ ही साथ आपको पता है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री हैं, जिनमें NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक, इंश्योरेंस, CAIIB, JAIIB, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी हैं। तो यहाँ पर जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, क्लास 10th गोधुली हिंदी, जो भी आपको देखना है, मान लीजिए पाठ्यक्रम का वीडियो देखना है, क्लिक कीजिए, लाली वर्मा मैडम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगी और इस वीडियो में दोनों पाठ्यपुस्तकों की संपूर्ण जानकारी देखेंगी। ध्यान से देखोगे तो वीडियो समझ में भी आएगा और पसंद भी जरूर आएगा। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।